क्या हुआ है? हाँ, वो शिराज साहब को देखा है, उसने क्या बोला है? दिए उसको यूज करके अगर जाने चले ओके। आज हमने ना हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म की इन्वेस्टिगेशन पढ़नी है, साथ में वो थायराइड कार्सिनोमा पढ़ के आज थायराइड खत्म हो जाएगा। पहले हम इन दोनों में जो टेस्ट करेंगे दैट इज TFT। TFT थायराइड फंक्शन टेस्ट। ओके, थायराइड फंक्शन टेस्ट पे हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा और हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा। तो इसमें TFT में हमारे साथ क्या आ जाता है, अगर प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म है तो T3 और T4 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमारे साथ क्या TSH क्या होगा, TSH विल बी TSH वो हमारे साथ डिक्रीज हो जाएगा। ये किस केस में, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में। ओके, अगर हमारे साथ क्या है, ये सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें हमारे साथ T3 और T4 वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन साथ में TSH भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा। दिस केस फॉर सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म। ओके, तो ये हमारे साथ TFT पे हमारे साथ रीडिंग आएगी, TFT पे हमारे साथ क्या आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर हमारे साथ क्या है, T3 और T4 हमारे साथ क्या है, इंक्रीज है, वो हमारे साथ क्या है, इंक्रीज है, लेकिन साथ में बीटा HCG वो इंक्रीज है। सही है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सेकेंडरी काजेज में आ जाते हैं, सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में। लेकिन बिकॉज ऑफ बीटा HCG और बीटा HCG हमारे साथ कहां से आता है, ये मोलर प्रेगनेंसी और कोरियो कार्सिनोमा में। तो इसको आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, अगर सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म है, सही है, तो इसमें हमारे साथ हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम MRI करते हैं। क्योंकि अगर पिट्यूटरी का कोई ट्यूमर है तो इसको हम किस चीज से डायग्नोस कर सकते हैं, MRI से। ओके, बट यहां पे इस कंडीशन में क्या है, बीटा HCG तो इंक्रीज होगा, लेकिन T3 और T4 तो इंक्रीज है ना, और ये जाके हमारे साथ क्या करेगा, ये जाके TSH को क्या कर देगा, TSH हमारे साथ नेगेटिव फीडबैक की वजह से हमारे साथ डिक्रीज हो जाएगा। और इसको हम कंफर्म करेंगे थ्रू ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे इसके लिए। सही है, अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, इसको मजीद कंफर्मेशन इसकी किस चीज से करेंगे, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से। सही है, तो इन दोनों में फर्क ये होगा कि यहाँ पे TSH लेकिन साथ में हमारे साथ ब्लड में बीटा HCG भी इंक्रीज। अब अगर डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन के लिए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ओके, सेम यहाँ पे हाइपोथायराइडिज्म में TFT पे हमारे साथ क्या आएगा, TFT पे थायराइड फंक्शन टेस्ट पे हमारे साथ यहाँ पे TSH क्या होगा, हमारे साथ T3 और T4 कम, T3 एंड T4 वो डिक्रीज होंगे। सही है,
जब ये डिक्रीज होंगे तो TSH हमारे साथ क्या हो जाएगा, TSH हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगा। ओके, हमारे साथ TSH क्या होगा, इंक्रीज, दैट इज प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। अब हमारे साथ ऐसा जो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में भी हमारे साथ ब्रेन में भी डैमेज आ सकता है, कोई ट्रोमा, इन्फेक्शन, सार्कोइडोसिस, किसी भी तरीके से हाइपोथैलेमस की भी फंक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, TRH नहीं आएगा। सही है। और हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कोई इन्फेक्शन वगैरह आ सकता है, तो फिर वहां से TSH नहीं आएगा। सही है। तो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में हमारे साथ दो कंडीशन, अगर ये ब्रेन की वजह से है या हमारे साथ किस वजह से मीन के डिफेक्ट आ चुके हैं। सही है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है और बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, तो उसमें हमारे साथ क्या होगा, T3 और T4 भी कम होगा, लेकिन साथ में TSH भी कम हो जाएगा। सही है। बट अगर ये दोनों कम हो जाए ना, तो और हाइपोथैलेमस हमारे साथ नॉर्मल है, हाइपोथैलेमस नॉर्मल है, तो वहां पे TRH क्या हो जाएगा, TRH हमारे साथ ज्यादा, इसमें TRH वो ज्यादा आएगा। ये मसला कहां पे है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मसला पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में है। और अगर हमारे साथ T3 और T4 क्या है, डिक्रीज है, TSH भी हमारे साथ क्या है, डिक्रीज हो चुका है, और साथ में TRH क्या है, वो भी डिक्रीज है, तो मसला कहां पे हो सकता है, मसला हमारे साथ हाइपोथैलेमस में है। और इन दोनों को अगर हम स्टडी करेंगे और कंफर्म करेंगे कि इसमें क्या मसला है, तो इसके लिए क्या टेस्ट करेंगे, दैट इज अगेन MRI। ओके, इसके लिए MRI करेंगे। क्लियर हो गया। ये तो TFT पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो इसमें है ना, वो हम एंटीबॉडीज चेक कर सकते हैं। क्या, डिफरेंट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज। अब हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म वो क्या हो सकता है, दैट इज ग्रेव्स डिजीज। और ग्रेव्स डिजीज में हमारे साथ कौन से एंटीबॉडीज, दैट इज IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी। ओके, रिसेप्टर एंटीबॉडी ये आपको मिलेंगे। और यहां पे हमारे साथ जो हम एंटीबॉडीज चेक करेंगे ना, इसमें एंटीबॉडीज चेक करेंगे, दैट एंटीबॉडीज इज अगेंस्ट, वो हमारे साथ TPO और थायराइड, तो थायरोग्लोबुलिन, TPO एंड थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी। ओके, ये दो एंटीबॉडीज इसमें मिलेंगे हमारे साथ। हाइपोथायराइडिज्म में ये एंटीबॉडीज हो सकते हैं। क्लियर है। फिर हमारे साथ यहां पे हमने एक हाइपोथायराइडिज्म में एक कंडीशन पड़ी हुई थी, रेडियल थायराइडाइटिस। उसमें रेडियल थायराइडाइटिस, उसमें भी हमारे साथ फाइब्रोसिस हो रहा था। सॉरी, रेडियल थायराइडाइटिस में भी हमारे साथ फाइब्रोसिस हो रहा था। और कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे थे, कौन से, IgG4। तो हमारे साथ इसमें एक एंटीबॉडीज हम IgG4 भी, ये IgG4 हमारे साथ स्पेसिफिकली किस चीज के लिए, रेडियल थायराइडाइटिस के लिए, रेडियल थायराइडाइटिस के लिए। लेकिन साथ में जब हम इसको कंफर्म करेंगे ना रेडियल थायराइडाइटिस के लिए, तो इसमें हम टिश्यू लेंगे। सही है, बायोप्सी। और उस बायोप्सी पे जो टिश्यू मिलेगा वो हमारे साथ फाइब्रोटिक टिश्यू होगा। सही है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमने अगेन क्या करना है, बायोप्सी पे हमारे साथ क्या मिल जाएगा, बायोप्सी पे हमारे साथ मिलेगा फाइब्रोटिक टिश्यू। क्योंकि ये क्या कर रहा है, फाइब्रोसिस काज कर रहा था, तो फाइब्रोटिक एक टिश्यू मिल जाएंगे। क्लियर। अब हमारे साथ नेक्स्ट जो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना,
हाइपरथायराइडिज्म में। तो हाइपरथायराइडिज्म में हमारे साथ एक था ग्रेव्स डिजीज, सही है, एक हमारे साथ था टॉक्सिक मल्टीनोडुलर, और एक हमारे साथ था टॉक्सिक एडिनोमा। ओके, अब एडिनोमा में हमारे साथ सिर्फ एक ही क्या हो रहा था, नोड्यूल बन रही थी जो वो हाइपर फंक्शनल था, एक टिश्यू। मल्टीनोडुलर में मल्टीपल नोड्यूल्स, और ये जो नोड्यूल्स बन रहे थे ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये थायराइड ग्लैंड है, सही है, थायराइड ग्लैंड है। यहां पे टीएसएच की जो रिसेप्टर, जो टीएसएच की रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज है ना, वो तो जितने भी फॉलिकुलर सेल्स पे है तो वो हमारे साथ क्या होंगे, वो हाइपर फंक्शनल होंगे, नंबर 1। दूसरा कंडीशन जो हमारे साथ एक एडिनोमा में था, तो एक ही हमारे साथ एक ही जगह पे क्या थे, सेल्स थे, जो वो हमारे साथ क्या थे, हाइपर फंक्शनल थे, सही है। और जो मल्टीनोडुलर था ना, उस पे हमारे साथ क्या हो रहा था, उस पे हमारे साथ मल्टीपल नोड्यूल्स बने हुए थे, जो हमारे साथ हाइपर फंक्शनल था। अब जब ये हाइपर फंक्शनल हो, सही है, ये सेल्स हमारे साथ क्या है, हाइपर फंक्शनल है, तो इसको हाइपर फंक्शन के लिए हमारे साथ ज्यादा आयोडीन भी चाहिए ना, सही है। तो हम एक ऐसा काम करते हैं कि आयोडीन नहीं है, इसको कलर देते हैं, इसको कंट्रास्ट दे जाते हैं। जब कंट्रास्ट, ये तो हाइपर फंक्शनल है, सही है, जब इसको कंट्रास्ट देते हैं ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे सारे सेल उसको क्या करेंगे, ऑल सेल, जितने भी सेल है, ये तो सारे के सारे हाइपर फंक्शनल है ना, तो यहां पे डिफ्यूजली वो जो कलर दिए हुए आयोडीन है ना, वो डिफ्यूजली इसमें फैल जाएंगे, नंबर 1। यहां पे एक नोड्यूल है ना, और ये हाइपर फंक्शनल है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सिर्फ वो एक नोड्यूल क्या है, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लेगा, और इसका जब हम स्कैन करेंगे ना, तो वो हमारे साथ डार्क नजर आएगा, वो हमारे साथ क्या होगा, डार्क नजर आएगा। यहां पे मल्टीपल नोड्यूल्स है ना, और मल्टीपल हाइपर फंक्शनल है, तो यहां पे हमारे साथ मल्टीपल नोड्यूल्स नजर आएंगे, डार्क। और जो हाइपर फंक्शनल नोड्यूल्स हो ना, डार्क नजर, उसको हम हार्ट नोड्यूल्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट नोड्यूल्स उसको बोलते हैं, सही है। तो ये डिफ्यूजली कलर हो जाएगा, सही है, ये हमारे साथ एक जगह पे, ओके, और यहां पे क्या होगा, मल्टीपल नोड्यूल्स होंगे, ओके, क्लियर। अब हमारे साथ इसको यहां पे कौन से टेस्ट, यहां पे तो ये नोड्यूल्स नहीं है ना, यहां पे हमारे साथ नोड्यूल्स नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, और जो सेकेंडरी काजेस होते हैं, और काजेस को अगर हमारे साथ पोस्टपार्टम वो है, हाइपोथायराइडिज्म है, पोस्टपार्टम हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें भी यही एंटीबॉडीज होते हैं, उसमें भी यही। लेकिन देखो ये यहां पे आईजीजी, अगर आईजीजी एंटीबॉडीज है और साथ में बायोप्सी पे क्या आ रहा है, फाइब्रोटिक टिश्यू आ रहा है, तो हम उसको किए रेडियल थायराइडाइटिस है। और जब हम मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या होगा, साथ में पेनक्रियाटाइटिस होगा, सही है, और रेट्रोपेरिटोनियल क्या होगी, फाइब्रोसिस हो चुकी होगी, एरोटाइटिस होगा, सही है, अगर हम एमआरआई करेंगे। यहां पे अगर ये पोस्टपार्टम है तो उसकी लेस देन 1 ईयर की क्या होगी, बर्थ की हिस्ट्री होगी, लेस देन 1 ईयर की हमारे साथ क्या होगी, बर्थ की, प्रेगनेंसी की हिस्ट्री होगी, सही है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे अगर हमारे साथ हमने क्या क्या किए, हमने रेडियो एक्टिव स्कैन किए हुए, आयोडीन दे दिया, लेकिन किसी टिश्यू ने उसको सीरियस नहीं लिया, सही है। मीन के फॉलिकुलर सेल क्या कर रहे हैं, अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, सही है। जब नॉर्मल फंक्शन करेंगे, सही है, और स्टिल हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कुछ सेल इस तरह होंगे जो इन्फेक्शन की वजह से वो क्या करेंगे, उसकी ब्रेकडाउन हो चुकी है, लाइक वायरड थायराइडाइटिस। तो उसमें तो हमारे साथ क्या होता है, उसमें तो फंक्शनल नहीं होते, लेकिन सेल क्या हो जाता है, सेल हमारे साथ उसकी रप्चर हो जाती है, सही है। तो वो फिर हमारे साथ अगर इसने कलर नहीं लिया ना, दैट इज थायराइडाइटिस,
हाइपरथायराइडिज्म है वो थायराइडाइटिस की वजह से है, सही है, रप्चर की वजह से, फोलिकुलर सेल की डिस्ट्रक्शन की वजह से अभी हाइपरथायराइडिज्म है। और इस हाइपरथायराइडिज्म को कौन फॉलो करेगा? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ओके, तो ये हमारे साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं कि और इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं? इसमें हम ड्रग इंड्यूस थे ना, हमारे साथ ड्रग इंड्यूस जो थे, जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के काजेस थे, वो भी लाइक एमेडोरॉन, लिथियम, वो हमारे साथ। तो कुछ पेशेंट से हमने क्या मेडिकल हिस्ट्री लेना है, सही है, वो आपको क्या किया, मैंने इस तरह ड्रग्स लिए थे, मेडिसिन लिए थे, ये मसला था मुझे। जब वो मेडिसिन मैंने यूज किए थे तो पहले वो फीचर्स एक बताएंगे और बाद वाले जो फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे ना वो बिल्कुल उसके अपोजिट होंगे। रीजन क्या है कि उसने जब वो मेडिसिन स्टार्ट किए तो उसके साथ उसको क्या हुआ है, हाइपर थायराइडिज्म हो चुका है, सही है। और उसके बाद जब वो रप्चर हुए ना, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, सही है, जब डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके बाद उसको वही जो थायराइड हार्मोन रिलीज हो जाता है वो खत्म हो जाएंगे और बाद में उसको क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म। तो वो आपको दो हिस्ट्री आ देंगे कि पहले डॉक्टर साहब मेरे साथ इस तरह हो रहा था कुछ महीनों के लिए, और फिर जो बातें वो करेंगे ना बिल्कुल उसके अपोजिट बातें स्टार्ट करेंगे कि अब ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, सही है। फिर उससे जब आप हिस्ट्री लोगे ना, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल उसके अपोजिट आपके साथ हिस्ट्री रहेगा, सही है। और थायराइड जो मेडिसिन है ना, लिथियम बोले कि इस तरह लिथियम लिए बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज होता है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर इज लिथियम, सही है। एमाइडोरॉन हमारे साथ क्या है, दैट इज एंटी एरिथमिक। ओके, अब हमारे साथ इसके बाद और क्या कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? सब एक्यूट जो ग्रेनुलोमेटस थायराइडाइटिस था उसमें क्या आ रहा था, उसमें हमारे साथ उसमें ESR हमारे साथ इंक्रीज हो रहा था। तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, उसमें सब एक्यूट थायराइडाइटिस में ESR एंड CRP रिएक्टिव प्रोटीन ये हमारे साथ क्या होंगे, इंक्रीज होंगे इसमें। साथ में और कौन कौन से कंडीशन, इसमें ECG कर सकते हैं। ECG पे हमारे साथ क्या आ जाता है, यहां पे अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसको क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा, और अगर हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें आपको ब्रेडिकार्डिया होगा, सही है। तो ECG और ECG भी इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी ECG कर सकते हैं, सही, इन दोनों का। इसके अलावा हम ब्लड में लिपिड प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। लिपिड हमारे साथ अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसमें क्या होगा, हाइपोकोलेस्टेरोलेमिया, और अगर हमारे साथ यहां पे हो दैट इज हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। ओके, इसमें हाइपर कोलेस्ट्रॉल लेवल होंगे, सही है। इसके बाद हमारे साथ इसके साथ कुछ एसोसिएटेड कंडीशन होते हैं, सही है, कि उसके लिए आप चेक कर रहे होते हो हमारे साथ ग्लूकोन्यूजेनेसिस, सही है। तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा ना, पेशेंट को क्या होगा, एसोसिएटेड कंडीशन में पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया आएगा। हाइपरग्लाइसीमिया आ सकता है कौन से, हाइपर में या हाइपो में, हाइपर में, सही है, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया आएगा। और अगर हमारे साथ हाइपोथायराइडिज्म है तो उसमें हमारे साथ हाइपो और साथ में क्या हो गया, क्रेटिनिन काइनेज CK, वो हमारे साथ क्या होगा, हाइपो में इंक्रीज होगा और हाइपर में वो क्या होगा, वो नॉर्मल रहेगा, सही है। और LDH के लेवल यही हमारे साथ है। इसके इन्वेस्टिगेशन के हम थायराइड में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब जब कैंसर है ना तो कैंसर में फिर हम बायोप्सी लेते हैं, सही है, बायोप्सी लेते हैं। लेकिन एक टाइप है फोलिकुलर कार्सिनोमा कि उसमें हमारे साथ बायोप्सी, पेन नीडल एस्पिरेशन, वो कुछ साइटोलॉजी, वो कोई मैटर नहीं करता, उस पर हम डिफरेंशिएट नहीं करते। अभी वो एक्सप्लेन करते हैं क्यों। ये क्लियर हो गया इसका, हाँ, ओके। वो दूसरा डस्टर किसी ने चुरा लिया
तो भाई उसको क्या कर रहे हो, उसको नाक साफ करने उससे। ओके, नेक्स्ट हमारे साथ है ना थायराइड कार्सिनोमा। थायराइड कार्सिनोमा के हमारे साथ थायराइड कौन कौन से कार्सिनोमा हो सकते हैं, तो भाई और फिर उसके कॉम्प्लिकेशन और ट्रीटमेंट क्या है। सही है, इससे जरूर आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सही है, डिफरेंट एंगल से। देखो, एक इस तरह का कैंसर हो सकता है ना थायराइड का, कि इस थायराइड में अपने ही टिश्यू है और उसमें फॉर एग्जांपल कोई रीजन की वजह से, सही है, रेज या कोई सीटी स्कैन कर रहे, एक्सरे कर रहे, जो भी हो रहा है, सही है, या किसी ने कोई मेडिसिन लिए और उसने कोई जेनेटिक म्यूटेशन काज की हुई है, सही है, तो उस म्यूटेशन की वजह से हमारे साथ क्या हो सकता है, थायराइड सेल में उसमें अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा और अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन को हम क्या बोलते हैं, कैंसर, दैट इज कैंसर। तो थायराइड टिश्यू में ही कोई मसला है, थायराइड टिश्यू में ही कोई मसला है, सही है। और जब थायराइड टिश्यू में खुद कोई मसला हो और उससे कैंसर डेवलप हो जाए ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी कैंसर। ओके, कि वो हमारे साथ क्या है, प्राइमरी कार्सिनोमा। ओके, कि वो हमारे साथ प्राइमरी कार्सिनोमा है। और दूसरा है कि हमारे साथ क्या हो चुका है, लिवर में कैंसर है, ब्रेन में कैंसर है, लंग्स में कोई कार्सिनोमा, बॉडी के किसी और पार्ट में, बोन में कार्सिनोमा है, और वहां से वो ब्लड या लिम्फेटिक कैंसर कितने तरीके से, कौन से रूट है, 3 केस, एक हमारे साथ ब्लड के जरिए, एक हमारे साथ लिम्फेटिक और तीसरा कैविटी के जरिए। मतलब थोरेसिक कैविटी है उससे किस में शिफ्ट हुआ, एब्डोमेन में, एब्डोमेन से पेल्विक कैविटी में, इसी तरह स्प्रेड होता जा रहा है। सही है, तो 3 रूट से, और मोस्ट कॉमन जो रूट है दैट इज लिम्फेटिक वन। ओके, मोस्टली 98% ट्यूमर्स या कैंसर हमारे साथ जब स्प्रेड होते हैं ना, दैट इज अन थ्रू लिम्फेटिक्स। ओके, कि लिम्फेटिक्स के थ्रू हमारे साथ क्या होता है, स्प्रेड होते हैं। ओके, अब हमारे साथ और दूसरा थायराइड में जो कैंसर होता है वो हमारे साथ पॉसिबल है कि वो हमारे साथ मेटास्टेटिक कैंसर हो। मेटास्टेटिक कैंसर मीन कि हमारे साथ क्या है, कि हमारे साथ आ चुका है, किसी बोन में है, लंग्स में है, और उससे कुछ टिश्यू आ चुके हैं और वो थायराइड में पहुंच चुके हैं। सही है, वहां से थायराइड का जो कैंसर है वो 2 टाइप्स का हो सकता है। थायराइड में कैंसर 2 टाइप्स का हो सकता है, एक मेटास्टेटिक और एक हमारे साथ प्राइमरी कैंसर। अब ये जो प्राइमरी कैंसर है ना, ये हमारे साथ बिनाइन भी हो सकता है और ये हमारे साथ मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बिनाइन कैंसर वो होता है जिसके इर्द गिर्द हमारे साथ क्या होता है, कैप्सूल। ओके, वो एक मास होता है। बिनाइन हमारे साथ स्प्रेड नहीं होता, उसकी मेटास्टेसिस नहीं होती। सही है, और एक होता है मेटास्टेसिस और एक होता है इन्वेजन। मेटास्टेसिस वो होता है कि ब्लड में गया या लिम्फेटिक में गया और उसके जरिए किसी और टिश्यू को पहुंच गया। इन्वेजन का यह मतलब होता है कि इसके साथ में कोई टिश्यू, ये थायराइड टिश्यू है ना, और साथ में कोई और टिश्यू पड़ा हुआ है और ये अपने वॉल को क्रॉस करके कहां पे गया, इस साथ वाले टिश्यू में चला गया, इसको इन्वेजन बोलते हैं। सही है, तो ये प्राइमरी ट्यूमर हमारे साथ इसमें बिनाइन भी हो सकता है, बिनाइन, सही है, और ये हमारे साथ मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट। ओके, बिनाइन में हमारे साथ जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, फोलिकुलर जो एडिनोमा है, फोलिकुलर सिंपल एडिनोमा जो हमने पढ़ा हुआ था, सही है, टॉक्सिक एडिनोमा, उसको हम फोलिकुलर एडिनोमा भी बोलते हैं। फोलिकुलर के उस सेल की क्या हो जाए, एडिनोमा, तो मास बन जाए, दैट इज नॉन मैलिग्नेंट। ओके,
अब मैलिग्नेंट में हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ एक डेवलप होता है फॉलिकुलर सेल से, एक हमारे साथ डेवलप होता है पैराफॉलिकुलर सेल से, और एक हमने बोला था कि वहां पे बी सेल लिम्फेटिक टिश्यू है ना, एज ए लिम्फेटिक, तो वहां पे जो बी लिम्फोसाइट है ना वो प्रेजेंट होता है। और वो परसों जब हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस बोल रहे थे ना, तो हमने बोला था कि ये डिफ्यूज बी सेल लार्ज कार्सिनोमा को भी ट्रांसमिट हो सकता है। सही है। तो एक हमारे साथ है जो पॉलिकुलर सेल से ओरिजिनेट होता है, एक हमारे साथ जो किस से ओरिजिनेट होगा, पॉलिकुलर सेल से, पॉलिकुलर सेल से। ओके, अब पॉलिकुलर सेल से हमारे साथ कौन कौन से कार्सिनोमा डेवलप हो सकते हैं, उसमें एक आता है पेपिलरी कार्सिनोमा। हमारे साथ क्या आता है, जो मोस्ट कॉमन है दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा। ओके, उसमें एक दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा। ओके, दूसरा हमारे साथ है पॉलिकुलर कार्सिनोमा, और तीसरा हमारे साथ है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ओके, ये तीन हमारे साथ पॉलिकुलर सेल से क्या हो जाते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। सही है। और एक हमारे साथ है जो पैरा पॉलिकुलर सेल से ओरिजिनेट होता है, पैरा पॉलिकुलर। अब पैरापोलिकुलर सेल हमारे साथ कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, दैट इज कैल्सिटोनिन, और ये क्या रिलीज कर रहा था, T3 एंड T4। तो यहां पे हमारे साथ किस चीज की वो होगी, फीचर्स होंगी, T3 और T4 ज्यादा होगा तो हाइपरथायराइडिज्म की फीचर होगी। सही है। और यहां पे किस चीज का, हाइपर, जो कैल्शियम के रिलेटेड, मीन हमारे साथ कैल्सिटोनिन ज्यादा होगा ना, और कैल्सिटोनिन का काम क्या है, कैल्शियम को ब्लड से उठाता है और बोन पे डिपॉजिट, तो वो ब्लड में कैल्शियम को क्या करेगा, तो उसमें हाइपोकैल्सीमिया के फीचर्स होंगे। सही है। अब हमारे साथ यहाँ T3 और T4 के फीचर्स तो ऑलरेडी हमने पढ़े हुए कि वो ज्यादा हो जाए तो बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा। सही है। लेकिन हमारे साथ हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया के क्या फीचर्स होते हैं वो मैं आपको, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी कार्सिनोमा, मेडुलरी कार्सिनोमा। ओके, इसमें हमारे साथ मेडुलरी कार्सिनोमा। ये जो पेपिलरी कार्सिनोमा है ना, ये हमारे साथ मोस्ट कॉमन टाइप है, ये हमारे साथ 80% लोगों में होता है। थायराइड के जितने कैंसर है ना उसमें से 80% क्या होता है, दैट इज दिस वन। ये हमारे साथ होता है 15%, ये फॉलिकुलर, और ये मेडुलरी हमारे साथ होता है 5%। ये लेस देन 1% केसेस में हमारे साथ ये एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है। सही है। ये इसकी हमारे साथ क्या है, टाइप से। अब फर्स्ट वाला जो हमारे साथ है ना, दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा, दैट इज पेपिलरी कार्सिनोमा। अब पेपिलरी कार्सिनोमा में हमारे साथ क्या क्या हो सकते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स, याद रखो। इसमें से मोस्ट कॉमनली आपको ये क्वेश्चन आएगा ना कि हमारे साथ इसमें कौन से रूट से ये स्प्रेड होता है। मोस्टली हमारे साथ ये कि ये कैंसर पेपिलरी है, ये कौन सा, और इसकी प्रोग्नोसिस कि कौन से वाले की गुड प्रोग्नोसिस है और कौन से की बैड प्रोग्नोसिस है। सही है। अब हमारे साथ है ये जो पेपिलरी कार्सिनोमा है ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। नंबर 1 इसमें लिखो, मोस्ट कॉमन टाइप है, टाइप। ओके, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है हमारे साथ, ये 20 to 40 ईयर में कॉमन होता है। 20 to 40 ईयर्स में ये हमारे साथ क्या होता है, कॉमन। इसमें हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ कॉमन होता है। इसकी जो स्प्रेड होती है ना हमारे साथ एक जगह से दूसरी जगह में, जो स्प्रेडिंग इसकी होती है दैट इज टू लिम्फेटिक्स। ये लिम्फेटिक्स के थ्रू क्या होता है, लिम्फेटिक्स स्प्रेड।
अब जब ये लिम्फेटिक के थ्रू स्प्रेड होता है तो लिम्फ नोड्स क्या होंगे इसमें भाई, हमारे साथ पाल्पेबल लिम्फ नोड्स होंगे। स्पेशली जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है ना, ये हमारे साथ क्या होंगे, पाल्पेबल। सही है, पाल्पेबल लिम्फ नोड्स। ओके, इसकी हमारे साथ सबसे गुड प्रोग्नोसिस है। ये हमारे साथ क्या है, इसकी प्रोग्नोसिस हमारे साथ सबसे बेस्ट, गुड प्रोग्नोसिस, गुड प्रोग्नोसिस सबसे बेस्ट इसकी प्रोग्नोसिस है। और इसमें एक जीन की हमारे साथ क्या हो जाती है, म्यूटेशन, दैट इज BRAF जीन, BRAF जीन, BRAF जीन की क्या म्यूटेशन। और दो जीन है जिसकी हमारे साथ क्या होती है, रीअरेंजमेंट, मीन कि उसकी अरेंजमेंट में हमारे साथ क्या हो जाती है, जीन बन जाता है, लेकिन जो उसके नाइट्रोजनियस बेस है ना, उसमें हमारे साथ क्या हो जाती है, उसमें रीअरेंजमेंट, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसमें हमारे साथ चेंजेस आते हैं। तो एक हमारे साथ रेड जीन और एक PTC जीन, इसमें रीअरेंजमेंट का है ना केस की, ये जो जीन्स क्या होता है, जीन एक्चुअली सीक्वेंस होता है हमारे साथ 3 नाइट्रोजनियस बेस का, से या गवानीन, साइटोसिन, थाइमीन होगा, इसी तरह या एडिनिन ऐड होगा, गवानीन उससे निकल चुका होगा। तो इसी तरह जो ये नाइट्रोजनियस बेस है ना, इसकी तीन सीक्वेंस बने होते हैं, से उसको हम जीन बोलते हैं। सही है, हमारे साथ क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में DNA होता है, DNA में हमारे साथ जीन होता है। सही, और वही जीन फिर हमारे साथ मैसेंजर RNA बनाता है, और मैसेंजर RNA हमारे साथ प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो हमारे साथ इसकी रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट। ओके, ये क्वेश्चन इसमें याद रखो कि इस जीन की, BRAF जीन की क्या हो जाती है, और जब इसकी किस वजह से होगी, इसकी हमारे साथ जो रीअरेंजमेंट और ये सेल इफेक्ट होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रॉमा या हमारे साथ रेडिएशन की वजह से। क्या होता है, हम कोई मेडिसिन लेते हैं पोस्ट या रेडिएशन हो जाती है, सही है, जिसकी वजह से हमारे साथ हेड एंड नेक की अगर कोई CT स्कैन करे, सही है, तो उस वजह से इन जीन्स में क्या आ जाती है, म्यूटेशन, और ये हमारे साथ फॉलिकुलर सेल की क्या करते हैं, ग्रोथ, उसकी प्रोलिफरेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल रखता है। सही है, तो ये हमारे साथ अनकंट्रोल हो जाता है और उसकी वजह से कार्सिनोमा डेवलप हो जाते हैं। अब हम जब इसकी टिश्यू को उठा देना, टिश्यू को उठा ले, सही है, और उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख ले, सही है, तो इसका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, सही है, वो हमारे साथ बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर, लेकिन सेंटर में इसी तरह न्यूक्लियस, लेकिन सेंटर में ना कुछ अक्लूजन पाए जाते हैं, पार्टिकल पाए जाते हैं, सही है, तो ये एक आई की तरह दिखाई देता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन एनी आई, कि ये हमारे साथ जो न्यूक्लियस है ना, ये बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन सेंटर पे कोई प्रोटीनिशियस अक्लूजन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, और ये हम किस पे, माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। सही है, तो इसको हम बोलते हैं इसी तरह, दैट इज ऑर्फन, ये नाम किसने रखा, नाई आइस। ओके, और फिर इसमें हमारे साथ क्या होता है, कैल्शियम की क्या हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है, और उस डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, समोमा बॉडी। और ये कौन से टाइप की होती है, डेस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन। एक होता है जिस टिश्यू पे जब हमारे साथ कैल्शियम की डिपोजिशन होती है ना, तो 2 किस्म की ये हो सकती हैं, एक मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है और एक हमारे साथ डेस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है। अब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में और हमारे साथ डेस्ट्रोपिक कैल्सिफिकेशन में क्या फर्क है, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाए ना, डैमेज हो जाए, और बॉडी में हमारे साथ जब टिश्यू डैमेज हो जाता है तो कैल्शियम आके उस पे डिपॉजिट करना स्टार्ट करता है, फॉर द
रीजनरेशन या उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसको हम डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। और कभी कभार अगर हमारे साथ कोई ऐसा कंडीशन आ जाए कि हमारे साथ कैल्शियम बढ़ जाए, लाइक हमारे साथ हाइपर पैराथायराइडिज्म हो जाए, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म में हमारे साथ क्या होगा, पैराथायराइड ग्लैंड का काम यह है कि वो बोन से कैल्शियम को क्या ब्लड में लेके आते हैं और किडनी से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो वो ब्लड में कैल्शियम को क्या करेगा, वो हमारे साथ इंक्रीज करेगा, सही है। और ये इंक्रीज कैल्शियम जाके डिफरेंट टिश्यू पे डिपॉजिट हो जाता है, इसको हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, सही है। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में जब आप ब्लड में कैल्शियम चेक करोगे ना, वो हमारे साथ इंक्रीज होगा, लेकिन जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है उसमें आप जब चेक करोगे तो वो हमारे साथ क्या होगा, नॉर्मल या डिक्रीज हो सकता है, सही है। तो ये डिस्ट्रोफिक में और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में फर्क है, सही है। अब हमारे साथ इसको हम इस कैल्सिफिकेशन को हम फॉलिकुलर सेल में क्या बोलते हैं, इसको हम समोमा बॉडीज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, समोमा bodies. This is Samoma bodies is nothing. This is just calcification of the follicular cell. और ये दो कंडीशन में पाया जाता है, एक हमारे साथ यहाँ पेपिलरी कार्सिनोमा में होता है और एक हमारे साथ ये पाया जाता है किसमें, मेनिंजियोमा में। मेनिंजीज नहीं है, जब मेनिंजीज का कैंसर हो जाए ना, उसमें भी हमारे साथ जाके क्या समोमा बॉडीज बनते हैं, सही है। उसके तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इसकी थायराइड कैंसर पेपिलरी कार्सिनोमा के फीचर्स है, सही है, क्लियर हो गया। और इसकी हम इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, जब कंफर्म करते हैं, दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ओके, उससे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट जो इसका है दैट इज फॉलिकुलर कार्सिनोमा, वो हमारे साथ क्या है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा है। अब फॉलिकुलर कार्सिनोमा के क्या फीचर्स हो सकते हैं, वो क्लियर हो गया। हाँ, फॉलिकुलर कार्सिनोमा हमारे साथ 3 कार्सिनोमा है ना, जो ये ब्लड के जरिए मेटास्टेसिस करते हैं। नंबर 1 फॉलिकुलर कार्सिनोमा, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा। ये हमारे साथ क्या होता है, ये हमारे साथ स्प्रेड होता है थ्रू ब्लड, ओके। तो कोरियो एक 4 कार्सिनोमा है सारे के सारे, एक मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन 3 कार्सिनोमा, एक हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा और फॉलिकुलर सेल कार्सिनोमा, सही है। ये 3 मुझे और चौथा मुझे माइंड में नहीं आ रहा, सही है कि वो कौन सा है। अब ये हमारे साथ जो होता है दैट इज फ्रॉम 40 to 60 ईयर्स। ये हमारे साथ 40 to 60 ईयर्स में ये हमारे साथ क्या होता है, कॉमन। ये हमारे साथ लेस कॉमन है, मीन 15 ईयर्स में 15% तक ये हमारे साथ होता है, सही है। इसमें क्या होता है कि ये हमारे साथ इसमें हम पाइन नीडल एस्पिरेशन नहीं कर सकते, हम इसकी क्या करते हैं कि बायोप्सी लेते हैं ना, इसमें कैप्सूल होता है, सही है। इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जो फॉलिकुलर एडिनोमा होता है, इनमें फॉलिकुलर एडिनोमा में, और इन दोनों को हम इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि ये कैप्सूल को क्या करता है, उस कैप्सूल को इन्वेड नहीं करता, सही है। और ये हमारे साथ जो फॉलिकुलर सेल है ना, सॉरी दिस वन, ये कैप्सूल को इन्वेड नहीं कर सकता, और ये हमारे साथ कैप्सूल को क्या करता है, इन्वेड कर सकता है, उसमें इन्वेजन करते हैं। तो ये हमारे साथ कैप्सूलर इन्वेजन होता है इसमें, ओके, कैप्सूलर इन्वेजन इसमें होते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा में, सही है। और इसमें जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो यूनिफॉर्मली हमारे साथ क्या हो जाते हैं, हमारे इसमें तो एक एडिनोमा होगा ना, एडिनोमा में क्या होगा, एक हमारे साथ मास बन जाएगा, लेकिन इसमें हमारे साथ क्या होता है कि यूनिफॉर्मली हमारे साथ क्या होगा, यूनिफॉर्म एनलार्जमेंट, ओके, एनलार्जमेंट या फॉलिकल्स। और ये हमारे स्प्रेड इसकी क्या होगी, थ्रू ब्लड के थ्रू
हमारे साथ क्या होगा, ब्लड के थ्रू स्प्रेड होगा, ब्लड के थ्रू इसकी स्प्रेड होगी 15%। ये हमारे साथ क्या है, दिस इज लेस एग्रेसिव, ये हमारे साथ क्या है, लेस एग्रेसिव एज कंपेयर टू दिस एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ओके, ये हमारे साथ लेस एग्रेसिव है एज कंपेयर टू एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। सही है, लेस एग्रेसिव। ओके, और हमारे साथ इसमें रास जीन की म्यूटेशन होती है, रास जीन हमने पढ़ा भी था। सही है, तो इसमें हमारे साथ रास जीन की म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेशन, और साथ में इस रास सेल की जब म्यूटेशन हो जाती है ना, ओवरीज की कार्सिनोमा हो सकता है, रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, से मेनिंजियोमा हो सकता है, फोलिकुलर सेल की हो सकती है, से लिवर सेल हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा हो सकता है, इस रास जीन से हमारे साथ। और इसकी जो है ना, इसमें पेन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का कोई इंपॉर्टेंस, कोई रोल नहीं है हमारे साथ। ओके, इसमें हमारे साथ उसकी कोई रोल नहीं है, उसके थ्रू इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। क्या है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हमारे साथ ओल्ड एज में होती है। किसमें, ओल्ड एज। ये एज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सही है, ये हिस्ट्री आपकी, जो ये हिस्ट्री आपको बोलते हैं कि पहले उसका नाम पूछना है, जेंडर का पता करना है। सही है, हमारे साथ एज का पता, इवन एरिया का पता करना है कि कौन से एरिया से आया हुआ है। सही है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। क्लियर। अब हमारे साथ एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये जो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये हमारे साथ इसकी सबसे बैड प्रोग्नोसिस होती है, सबसे, ये हमारे साथ क्या है, सबसे वर्स प्रोग्नोसिस। ओके, वर्स प्रोग्नोसिस। ये हमारे साथ मोर देन 60 ईयर एज में ईयर्स में होगा। ये हमारे साथ जो पेपिलरी है ना, ये मोस्टली बच्चों में होता है, से यंग एज में आ जाते हैं। और ये हमारे साथ क्या, ओल्ड में एज में। इसकी हमारे साथ क्या है, गुड प्रोग्नोसिस है। सही है, और इसकी हमारे साथ क्या है, वर्स प्रोग्नोसिस है। इसमें हमारे साथ, इस कंडीशन में हमारे साथ ये होता है कि ये इन्वेट करता है जो इर्द गिर्द के टिश्यू होते हैं, इर्द गिर्द के टिश्यू को इन्वेट करता है। सही है, इन्विजन करता है। और कौन कौन से टिश्यू की इन्विजन करता है, एक हमारे साथ ट्रेकिया की, एसोफेगस की, और साथ में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को करती है। अब वो तीनों के तीनों फीचर हमारे साथ परसों जब हम पढ़ रहे थे तो कौन से कंडीशन में थे, रेडल थायराइडाइटिस में। सही है, वो हमारे साथ रेडल थायराइडाइटिस में। तो रेडल थायराइडाइटिस में हमारे साथ ऑटो इम्यून डिजीज है। सही है, और ये हमारे साथ क्या है, कार्सिनोमा है। सही है, ऑटो इम्यून। और रेडल थायराइडाइटिस में हमारे साथ क्या होंगे, यंग एज और फाइब्रोटिक टिश्यू होंगे, फाइब्रोटिक टिश्यू होंगे। इसमें हमारे साथ अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेटिव टिश्यू आपको मिलेगा फोलिकुलर सेल के। सही है, बायोप्सी पे। ठीक है, तो इसमें हॉर्सनेस ऑफ साउंड, हॉर्सनेस ऑफ साउंड। सही है, और हमारे साथ क्या होगा, डिस्पनिया, डिस्पनिया एंड डिस्पेजिया, डिस्पेजिया। ओके, इस तरह के फीचर्स हमारे साथ होंगे। और ये हमारे साथ मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म, ये दो होते हैं, एक मेन 1 और मेन 2, या ए एंड उसमें 2 में हमारे साथ फिर 2A एंड 2B होता है। सही है, ये हम आगे पढ़ेंगे। सही है, लेकिन इसमें हमारे साथ मल्टीपल एंडोक्राइन, हमारे साथ एड्रीनल ग्लैंड इफेक्ट होता है, हमारे साथ थायराइड ग्लैंड इफेक्ट हो जाता है, और हमारे साथ पैराथायराइड ग्लैंड इफेक्ट हो जाते हैं। सही है, इसमें इसलिए इसको मल्टी एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म बोलते हैं। सही है, और 2 टाइप्स है, 1 एंड 2, फिर 2 में 2A एंड 2B। सही है, तो 2A और 2B हमारे साथ रिलेटेड है इस एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के साथ। ओके, 1 इसके साथ
रिलेटेड नहीं है। अब हमारे साथ रीजन इसमें क्या है, क्योंकि रेट जीन म्यूटेशन की वजह, और स्पेशली रेट बुक है प्लास्टिक और ये मिंटो ओके सॉरी यार, ये इसमें होता है मेडुलरी में। सॉरी, ये जो मिंट 2 और मिंट 3 है ना, दिस इज विद, सॉरी यार, सॉरी, इसके साथ सिर्फ वो रेड जीन के साथ हमारे साथ क्या है, रेड जीन म्यूटेशन के साथ इसके साथ रिलेटेड है। सही है कि ये हमारे साथ इस जीन की म्यूटेशन के साथ ये रिलेटेड है। और T53 के साथ, T53 म्यूटेशन जो होती है, ये एक जीन है। सॉरी यार, आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन मैं आज थोड़ा सा, ओके, T53 जीन, ओके, ये हमारे साथ क्या है कि ये इसके साथ रिलेटेड है। ये इनके सिर्फ ये याद रखो कि इसकी क्या है, बहुत ज्यादा वर्स वो होती है, और इसकी हमारे साथ क्या है, गुड प्रोग्नोसिस। ये ब्लड के जरिए, ये लिम्फेटिक के जरिए, ये ब्लड के जरिए स्प्रेड होता है, और ये हमारे साथ टिश्यू को क्या करता है, इन्वेट करता है। सही है, ये हमारे साथ टिश्यू को इन्वेट करता है। अब मेड्यूलरी कार्सिनोमा में इसको हम सी सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं, क्योंकि इस पैरापोलिकुलर सेल को हम क्या बोलते हैं, दूसरा इसको हम सी सेल भी बोलते हैं, सी सेल। अब हमारे साथ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे साथ कैल्सिटोनिन क्या हो जाएगी, कैल्सिटोनिन ज्यादा हो जाएगी। जब कैल्सिटोनिन ज्यादा होता है ना, तो वो कैल्शियम को उठा के बोन पे क्या करता है, डिपॉजिट करता है। बोन पे क्या करेगा, डिपॉजिट। और परसों मैंने आप लोग को एक ट्रांसपोर्टर का बोला था कि यहां पे हमारे साथ क्या होगी, यहां पे कैल्शियम की ये एज अ गाट काम करता है। कौन से, सोडियम चैनल का, से सोडियम को अंदर ले। अब जब यहां पे भी कैल्शियम है भाई, और यहां पे भी कैल्शियम है, ये सोडियम अंदर जा सकता है नहीं, क्योंकि जो पॉजिटिव सेल होंगे वो इसको क्या करेंगे, रिपेल। सही है। अब हमारे साथ ये कैल्सिटोनिन आ गया, उसने ब्लड से क्या किया, ब्लड से कैल्शियम बोन पे डिपॉजिट किया। ब्लड में क्या हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। जब हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो हमारे साथ क्या हो जाता है, ये कैल्शियम यहां पे नहीं होगा। जब कैल्शियम, तो सोडियम क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा, और जब सेल के अंदर चला जाएगा तो सेल क्या, डिपोलराइज हो जाएगी, और जब वो डिपोलराइज हो जाएगा तो सेल कंट्रैक्शन स्टार्ट कर देगी। इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी। और इस पेशेंट में एक ये होता है कि यहां पे ना, जब आप बीपी कप लगा दो, यहां पे बीपी कप लगा दो, तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या होगा, उसकी वजह से यहां ये मसल क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं। इसको हम कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं। रीजन ये होता है, यहां पे ब्लड सप्लाई क्या हो गया, डिक्रीज। सही है। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, हमारे साथ एसिडोसिस हो जाता है। जब एसिडोसिस हो जाता है तो प्री कैल्शियम की क्या हो जाती है, अगर थोड़ा बहुत प्री कैल्शियम है ना, वो भी हमारे साथ एसिडोटिक माहौल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, उसके साथ कंबाइन हो जाएंगे। सही। तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्पोपेडल, इसको हम कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं। हाँ, ट्रोजियर साइन भी इसको बोलते हैं। सही है। और कारी साहब से, इसको भी मसल स्पाज्म है ना, इसको भी बोलते हैं, जा की वजह से कंट्रैक्शन, कोई बात नहीं, इसको भी बोलते हैं ट्रोजर साइन। सही है। इसको, लेकिन ये पैराथायराइड ग्लैंड में अभी आ रही है एसिडोटिक, और उसके साथ उसकी ज्यादा रिलेशनशिप है। सही है। क्योंकि कैल्शियम हमारे साथ आयंस के साथ कंबाइन हो जाते हैं, और प्री कैल्शियम, जब तक प्री कैल्शियम ना हो वो हमारे साथ कोई उसका रोल नहीं होता, तो उसको कार्पोपेडल स्पाज्म होगा इसमें, या हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी हम इसको बोलते हैं। सही है। और ये हमारे साथ रेट जीन के साथ रिलेटेड होता है, RET, रेट जीन के साथ रिलेटेड होता है। सही है। और दूसरा ये मेन 2A एंड 2B,
2A एंड 2B के साथ रिलेटेड। क्लियर? तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ थायराइड कैंसर की टाइप से, और इससे एक क्वेश्चन शुरू, और जितने बातें की है ना बस यही तक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट साथ में एक और काम ऐड करना है, जब आप इसको पढ़ते हो ना इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन, बस जस्ट 5 मिनट। ओके, हमारे साथ होगा ना, इसकी हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे पेशेंट की। क्या जब पता चल जाए तो सर्जरी करेंगे। नंबर 1 केस आ जाएगा ना, एक पेशेंट आपने थायराइड की सर्जरी की ना, आपने रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया पेशेंट, इस तरह 5-6 घंटे के बाद ना उसका अटेंडेंस आ जाएगा, आपको बोलेगा कि वो एरिया क्या हो रहा है, वो स्वेल हो रहा है। वो हमारे साथ क्या हो रहा है, वो ऑपरेशन जहां पे आपने किया है ना डॉक्टर साहब, वो स्वेल हो रहा है। और जब आप वहां पे जाते हो ना, एक वो रेड होगा और जब टच करेगा वो हॉट होगा, गर्म होगा। रीजन ये है ना, रीजन कि हमारे साथ उस पेशेंट में क्या होगा, वो जो स्टिचेस हमने लगाए हुए होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वो हट जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। सही है, और उसकी वजह से वहां पे ब्लीड स्टार्ट होती है, और जब ब्लीड स्टार्ट होती है ना, तो ब्लीड जब ब्लड वेसल से बाहर आते हैं वो क्लॉट हो जाते हैं, तो वहां पे हेमाटोमा बन जाएगा, वहां पे हेमाटोमा, और हेमाटोमा की वजह से वो एरिया स्वेल हो जाती है। सही, इसका ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट को दोबारा ओटी ले जाओ, उसको ड्रेन करो और दोबारा स्टिचेस लगा दो। सही है, एक ये है। ये एक कॉम्प्लिकेशन इसके सर्जरी का क्या है कि हेमाटोमा बनता है। सही है, नंबर 1 कि सर्जरी के बाद हेमाटोमा बन जाएगा, हेमाटोमा। नेक्स्ट इसका कॉम्प्लिकेशन ये है ना कि हमारे साथ ये थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड। सही है, तो इस थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल बैक पे हमारे साथ क्या पड़ा हुआ है, 4 पैराथायराइड ग्लैंड पड़े हुए। सही है, तो जब आप थायराइड ग्लैंड इसकी सर्जरी कर रहे हो ना, थायराइड ग्लैंड को क्या इसकी सर्जरी, तो साथ में हमारे साथ ये पैराथायराइड ग्लैंड भी बाज़-औक़ात नहीं, ऑल द टाइम, क्योंकि ये बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ होता है। सही है, तो ये पैराथायराइड ग्लैंड भी चाहिए, और पैराथायराइड का काम क्या है कि वो कैल्शियम को मेंटेन रखता है। सही है, तो हमारे साथ क्या होगा कि ये ब्लड, अगर पैराथायराइड खत्म हो गया तो फिर तो ब्लड में कैल्शियम कौन मेंटेन रखेगा। सही है, तो हर टाइम हमारे साथ क्या होगी, पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया, और उसकी वजह से उसके मसल हर टाइम क्या स्ट्रेच होंगे, इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिक टेटेनी, हाइपोकैल्सीमिक टेटेनी। ओके, तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है हाइपोकैल्सीमिक टेटेनी। ओके, और नेक्स्ट हमारे साथ आ जाता है, याद रखो इसी तरह बाज़ औक़ात होते हैं ना इस तरह, इस पेशेंट को साथ क्या करना है पता है, सिंपल ना, सिंपल प्लास्टिक बैग नहीं है वो पहना देना, श्योर बंद करना। सही है, तो उसको जो झटके आ रहे हैं ना वो खत्म, लेकिन ऐसा ना हो कि वो टेटेनस का पेशेंट हो या एपिलिप्सी का और उसको पहना दो, वो मर जाएगा। इसको इसलिए पहनाते हैं कि वो एसिडोटिक माहौल क्रिएट करते हैं। सही है, एसिडोटिक माहौल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट इसमें ये होता है ना, इस कंडीशन में कि हमारे साथ जब हम सर्जरी करते हैं ना, सर्जरी कर लेते हैं, तो थायराइड ग्लैंड को कौन कौन से आर्टरी सप्लाई करते हैं, एक सुपीरियर थायराइड है और एक इंपीरियर थायराइड। इस इंपीरियर थायराइड के साथ ना हमारे साथ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, ये 10th क्रेनियल नहीं है, 10th क्रेनियल इसी तरह आए हुए ना, तो यहां इससे एक एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, इस एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व ने ना सप्लाई किया हुआ है ये अपर जो लोब होते हैं, अपर लोब्स को। सही है, और फिर जब ये वेगस नर्व होता है। सही है, वेगस 10th क्रेनियल नर्व होती है। सही है, और फिर ये जब नीचे आता है ना, तो ये बैक पे जाके इस फ्लोर को इस तरह टर्न करता है दोबारा। सही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिकरेंट लेरिंजियल नर्व बोलते हैं। सही है, और दिस इज एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। इस एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व के साथ है हमारे साथ
सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सही है। और इसके साथ कौन होते हैं, दैट इज इंफीरियर थायराइड आर्टरी। जब हमने थायराइड को रिमूव करना होता है तो इस आर्टरी को तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, इसको हम लाइगेट करेंगे, सही है, हमने लाइगेट करना पड़ेगा इसको, सही है। तो जब हम ये लाइगेट करते हैं ना इंफीरियर थायराइड आर्टरी, तो उसके साथ ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व नहीं है, ये डैमेज हो सकती है अक्सर औकात, सही है। तो उसको फिर क्या होगा, हार्शनेस ऑफ साउंड, ओके। और ये जो हम करते हैं ना, तो इसके साथ एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है। और जो म्यूजिक नहीं है, जो सिंगर्स होते हैं, सही है, उसका वो जो सिंगिंग वाला साउंड है ना, वो इसके साथ खत्म हो जाती है। जो सिंगिंग वाला साउंड होता है ना, उसका जो अपना हुनर होता है, वो हम इसका जो एक्सटर्नल ब्रांच है ना, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ द दिस एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व का जो एक्सटर्नल ब्रांच है, सही है, तो वो उसका क्या है, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ, वो इसके साथ होते हैं बिल्कुल। तो जब हम इसको लाइगेट करते हैं ना सुपीरियर थायराइड आर्टरी को, तो वो डैमेज हो जाती है, सही है। और उसके साथ हमारे साथ जो म्यूजिशियन होती है ना, तो उसकी वो जो क्वालिटी होती है ना, वो लॉस हो जाती है, सही है। अब हमारे साथ क्वेश्चन इसमें एक तो ये हो गया, एक आपसे सिंपल ये पूछते हैं ना कि जब हम थायराइड की सर्जरी करते हैं, थायराइड की सर्जरी, तो मोस्ट कॉमनली कौन सा नर्व डैमेज होती है, दैट इज एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। मोस्ट कॉमनली जो डैमेज होती है ना भाई, दैट इज एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। अगर साथ में दिए हुए कि थायराइड सर्जरी की हुई है, सही है, और अभी उसको हार्शनेस ऑफ साउंड हो रहा है, तो मतलब क्या है कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है। और अगर ये बोला है ना कि हमने लोअर लोब की हुई है सर्जरी से, तो लोअर लोब के साथ कौन सा रिलेटेड है, दैट इज रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। और अगर अपर लोब की है, दैट इज एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व। और अगर ये बोले कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सा रिलेटेड है, वो रिकरेंट, और जो सुपीरियर थायराइड है वो एक्सटर्नल, सही है। और इसी तरह के पेपर में ये बार बार आ रहा है, सही, थोड़ा सा वो स्टेटमेंट चेंज करते, सही है फिर। और हमें तो यही एक याद है बचपन से, हार्शनेस ऑफ साउंड और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है, सही, या थायराइडोटोमी है, सही, और वो रिकरेंट। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो डैमेज होती है, दैट इज एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व, ओके। थैंक यू।